भारतीय सेना पाकिस्तान की आतंकी साजिश को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तीनों सेनाएं अलर्ट पर है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार खौफ में है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और गुजारिश कर रहा है कि भारत के हमले को रोका जाए, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने हमला किया तो उसकी सेना युद्ध में 2 दिन भी नहीं टिकेगी। पाकिस्तान सेना के अधिकारी और जवान इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। सेना के पास ना तो वाहन है और ना ही फ्यूल स्टॉक है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास खटारा लड़ाकू विमान है, इसलिए अब नई साजिश रचने में लगा है। खबर मिली है कि पीओके में हमास के आतंकी देखे गए हैं और पीओके में हमास के आतंकियों की मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया है। पीओके में हमास के आतंकियों की एंट्री से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अगर पाकिस्तान हमास की मदद से कश्मीर में नई साजिश रचने की सोच रहा है तो उसे इजराइल की स्टाइल में भी भारत जवाब देगा। और इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर। तो देखिए, पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में लश्कर और आईएसआई का नाम सामने आया है। तो लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी। ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आतंकी लगातार बने हुए थे। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में लश्कर और आईएसआई का नाम सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के सबूत मिले हैं। तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी, जो पाकिस्तान लगातार मना करता रहा है कि हमारा हाथ नहीं है। ये बड़ी रिपोर्ट जो सामने आई है एनआईए की, उसमें खुलासा हुआ है कि इसमें आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है और उसके सबूत भी मिले हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रजनीश, तो देखिए, लगातार पाकिस्तान तो इस बात को मना करता रहा है, लेकिन जो एनआईए की रिपोर्ट आई है उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया। देखिए, पाकिस्तान तो लगातार किसी भी आतंकी हमले से या किसी भी वारदात से खुद का पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पे हमेशा से देखा गया है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसको लेकर जो सबूत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एजेंसीज को मिले थे, उसको लेकर भी तमाम जो है वो पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ दिया। रक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री ने पहले कबूल किया कि पिछले 30 सालों से वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये मामला ने तूल पकड़ा तो उन्होंने भी जो है वो बैकअप कर लिया इस बयान से। हालांकि अब जो ये बात सामने आई है कि आपको याद होगा कि कल भी एनआईए के जो डीजी हैं वो पहलगाम पहुंचे थे और जहां पे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, वहां की उन्होंने पूरी तरीके से जो जांच अब तक की गई है उसको जो है सुपरवाइज किया था, उसका आकलन किया था। और आज जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि एनआईए ने पहलगाम हमले से जुड़ी हुई पहली जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है। और उस शुरुआती रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है सूत्रों के हवाले से कि पहलगाम हमले में जो लश्कर हैं और आईएसआई है उनके सबूत मिले हैं। साथ ही जो आतंकी इस आतंकवादी हमले में शामिल थे उनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान के थे। तो ये अब बड़ी खबर सामने आई है। शुरुआती जांच में जो एनआईए ने शुरुआती अपनी रिपोर्ट तैयार करी है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, उसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है और पाकिस्तान एक बार फिर घिर चुका है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान एक बार फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है रजनीश। और ये भी देखिए, क्योंकि पीओके में जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमास की मूवमेंट दिख रही है, यानी आतंकी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। और पीओके में अगर ये लोग दिख रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उससे पहले जो 5 तारीख को भी जो 5 फरवरी को एक बहुत बड़ी जो है वो रैली की गई थी पीओके में, जिसमें तमाम आतंकवादी संगठनों के बड़े आतंकी शामिल हुए थे और उन्होंने बड़ी वारदातों को अंजाम देने की धमकी दी थी भारत को पीओके से। तो ऐसे में उसके कुछ समय के बाद जो पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और अब ये इस बात तमाम जो समय पीओके में जो सभा हुई थी उसमें ना सिर्फ लश्कर बल्कि जैश और हमास के आतंकी वहां पर शामिल हुए थे और मंच पे तमाम तीनों आतंकवादी संगठनों के जो लोग थे वो मौजूद थे, आतंकवादी वहां पे मौजूद थे। और उस मंच से खुलेआम धमकियां दी गई थी ना सिर्फ भारत को बल्कि कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को जो भारत का समर्थन करते हैं।
बिल्कुल। और ये देखिए रजनीश, ये धमकी तो दी गई थी, लेकिन हम देख रहे थे पिछले काफी दिनों से हमास की जो एक्टिविटीज हैं वो पीओके में दिख रही हैं, वो पाकिस्तान में दिख रही हैं और वो वीडियो सामने आ रहे थे। लेकिन पहलगाम हमले से पहले के ही ये वीडियो थे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अपना जश्न मना रहे थे या मीटिंग कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर यही प्लानिंग हो रही थी कि भारत में किस तरह से ऐसी कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, और भी घटनाएं थी जिनको अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे उस वक्त। ये तो हमास की अगर बात करिए, चाहे हमास हो, लश्कर हो या फिर जैश हो, ये तमाम, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी को पीओके में जो सभा हुई थी उसमें कई बातें कही गई थी, कई धमकियां भारत को दी गई थी। इसके अलावा जो एनआईए की जांच हो रही थी उसमें यह साफ हुआ था कि ना सिर्फ पहलगाम बल्कि कई और जगह जो आतंकवादियों के निशाने पर थी, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था थी, इसीलिए वो उन जो स्पॉट थे उनको टारगेट नहीं कर पाए। और इसमें जांच में एक चीज और सामने आई थी कि जब पहलगाम हमला हुआ था तो उससे तकरीबन 2 महीने पहले ही आतंकी जो थे वो पहलगाम पहुंच चुके थे और जितने भी जो टूरिस्ट स्पॉट थे उनकी रेकी की गई थी। जो होटल से उनका आकलन किया गया था कि कितने टूरिस्ट इस समय आ रहे हैं, और उसके बाद जब तमाम जो ऑपरेशन की तैयारियां पूरी हो गई उसके बाद इस बड़े ऑपरेशन को, इस बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। बिल्कुल। और अब एनआईए लगातार जांच कर रही है, एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की जो काली करतूत है वो सामने आ चुकी है। सबूत भी यहां पर मिले एनआईए को और शायद ये सबूत जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे, जिसके चलते अब पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद है। और देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे तमाम नए खुलासे, नए वीडियोस और नई बातें सामने आ रही हैं। तो ये जितने भी जो बातें सामने आ रही है, जितने भी वीडियोस सामने आ रही हैं, उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहा है और ये समझना होगा पाकिस्तान को कि उसका काला चिट्ठा भारत के पास है, सबूत सारे भारत के पास है। अब ये मानना होगा कि वो ही इस आतंक के पीछे शामिल है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन भी जुड़ गए हैं। रमन, देखिए तो जिस तरह से लगातार हमास के आतंकियों की एक्टिविटीज पीओके में देखी जा रही है, हम देख रहे हैं किस तरह से लश्कर बना के और शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये आतंकी यहां पर नजर आ रहे हैं। कोई घोड़े पे है, कोई बाइक पर है, कोई कार में है। अंदाजा लगाइए कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश, साजिश यहां पर की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो वैश्विक स्तर पर जो है रचने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान से पैदा हुए आतंकी जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए इस समय खतरा बने हुए हैं। और ऐसे में अगर आप पीओके में ये तस्वीरें देखेंगे जिसमें हमास के आतंकी जो हैं वो कोई घोड़े पे है, कोई बाइक पर है, कोई गाड़ियों में, एक लंबा काफिला जो है उनका देखने को मिल रहा है। अब हमें ये समझना होगा कि आखिरकार हमास जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर क्या कर रहा है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी कि जो बहावलपुर का इलाका पड़ता है जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पर भी हमास के आतंकी पहुंचे थे और रेड कारपेट पर उनका बाकायदा स्वागत जो है वो किया गया था। एक तस्वीर ये भी सामने आई थी कि लश्कर के सरगना और हमास के जो बड़े आतंकी हैं उनके बीच में जो है वो बातचीत हुई थी, एक टेबल पर जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए थे। और इसके साथ साथ में अगर हम बताएं तो 5 फरवरी को भी हमास के आतंकी जो है वो पीओके में आए थे और लश्कर और जैश के जो आतंकियों की एक रैली हुई थी, उस रैली में जो है हमास के आतंकी भी शामिल हुए थे। और उनका एक बड़ा, हमास का जो बड़ा आतंकी है डॉक्टर खालिद उल जुबैदान नाम उसका बताया जा रहा है, वो भी आतंकी जो है उस रैली के अंदर शामिल हुआ था। तो अगर हम ये देखें मोटे तौर पर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें भी हमास स्टाइल का ही इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से हमास आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है ठीक उसी तरीके से, उसी स्टाइल में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। तो ये जो गठजोड़ है लश्कर, जैश और हमास का, ये बहुत डडली कॉम्बिनेशन है और न केवल भारत के लिए, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरीके से इस्लामीकरण जो है वो पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए है। और अगर इसमें अब पूरा विश्व एक साथ खड़ा होकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा तो ये समझिए कि आने वाले दिन जो हैं वो और बुरे हो सकते हैं। और इन आतंकी संगठनों, चाहे वो लश्कर
हो, चाहे वो जैश हो या फिर हमास का एक जो मिला जुला कॉम्बिनेशन मिलकर सामने आ रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उत्पन्न होगा। और न केवल कश्मीर घाटी में ये अपने पैर पसारेगा, भारत के अन्य राज्यों में भी जो है इसकी मार देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका मुख्य लक्ष्य जो है वो दिल्ली को भी लहूलुहान करने का है कश्मीर के साथ साथ में, और भारत के अन्य राज्यों में भी आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने की है। तो ये जो तस्वीरें आई हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे दुनिया भर के लिए कि किस तरीके से आतंकवाद में जो ये गठजोड़ हो रहा है, जिसमें लश्कर, जैश और हमास के आतंकी जो हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बड़ी योजना जो है वो तैयार की जा रही है। और ये भी जानकारी है कि जब ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उससे पहले भी हमास के आतंकी जो हैं वो पीओके के अंदर आए थे। इसके साथ साथ में अफगानिस्तान के अंदर जो जैश और लश्कर के आतंकी यूएन फोर्सेस के साथ या फिर अमेरिका की फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए गए थे, वो भी अब वापस पीओके की तरफ आ चुके हैं और उनका इस्तेमाल भी जो है वो अब ये आतंकी संगठन भारत के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ करने जा रहे हैं। ये इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे हैं और न केवल भारत बल्कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर समय रहते इन पर काबू नहीं पाया गया तो फिर ये बेकाबू होकर पूरे विश्व भर में जो है वो आतंक का तांडव खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो प्रारंभिक अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रारंभिक गठजोड़ जो सामने आ रहा है, इस पर ही कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अमेरिका, यूरोप, रशिया जैसे जो बड़े देश हैं, उन्हें भारत का साथ जो है वो लगातार मिल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन अब इन आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी वैश्विक लड़ाई लड़ने की भी जरूरत है। गीतू, बिल्कुल रमन, और ये देखिए और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है किस तरह से सरेराह सरेआम पीओके में ये लोग घूम रहे हैं, दहशतगर्दी का यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा सकता है बेहतर तरीके से। वो यहाँ पर बाइक में जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह का डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजूफा रहमान जी जुड़े मंत्री पाकिस्तान के, और मेहरान मारी जी जुड़े हुए हैं, बलूच नेता हैं पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है और इसमें देखा जा सकता है पीओके में हमास के आतंकी किस तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। माथुर सर, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, आखिर क्या मायने निकाले जाए? अब तक तो हमास के आतंकी यहाँ पर दिख नहीं रहे थे, दिखते थे तो 2-4 की तादाद में दिखते थे, लेकिन अब तो पूरी फौज आ चुकी है, क्या इसके मायने हैं? गीतू, देखिए, ये बात पूरे विश्व को पता है कि आतंकवाद का पनाहगार, आतंकवाद का को पैदा करने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला कौन है। और ये बात भी हम काफी समय से कह रहे हैं कि आज के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कहीं से पाकिस्तान को मदद मिल रही है तो वो है हमास, हिजबुल्लाह, हूती और बस। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है। और अभी कुछ समय पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्रों में से एक है, और उसने कहा है कि इस प्रकार की कोई भी हरकत कोई भी इस्लाम नहीं सिखाता। और ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस्लाम को जिहाद से जोड़ करके और इस प्रकार की हरकतें करना, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होने वाला है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए और इवेंचुअली पाकिस्तान के खुद के लिए। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, ये 2011 का स्टेटमेंट मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो हिलरी क्लिंटन ने आके पाकिस्तान के लिए कहा था कि अगर आप बाड़े में सांप पालोगे तो वो आपको डसेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गीतू, अब आप देखिए किस प्रकार से जो पाकिस्तान के ये जो आतंकवादी गुट हैं, इनका काम करने का तरीका ये रहा है कि वो थ्रेड्स को पिकअप करते हैं कि किस प्रकार से हमास ऑपरेट कर रहा है, किस प्रकार से हिजबुल्लाह और हूती और जो जाने माने आईसीएस और अल कायदा ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उस चीज को ये कॉपी करते हैं, मतलब उससे सीखते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड। जी बिल्कुल। ये उनकी जो ऑफिशियल जो चीजें हैं, जो मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि लोग जिस प्रकार से आईएसआई और उनके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, देखिए गीतू, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस रेडिकलाइज हो जाती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद ऐसा लगे निरंकुश
होती चली जाएंगी। आप पूरे पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, 47 से आज तक का कितने साल वहां पर मार्शल लॉ रहा, कितने साल मार्शल लॉ न रहते हुए भी पीछे से मार्च जो आर्मी के जो चीफ्स हैं, आर्मी का जो हायरार्की है, वो उसने पाकिस्तान को कंट्रोल किया। एक कोई प्रधानमंत्री उनके समझ में नहीं आया, उसने उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो 5 साल से जेल में सड़ रहा है। तो ये पूरी चीजें जो देखने पर आप देखिए कि इनकी सेना का पूरा इन्वॉल्वमेंट, पूरा इंटरफेरेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज में है, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है। 100 से ज्यादा वो कमर्शियल वेंचर चला रही है उनकी आर्मी। कोई आर्मी कमर्शियल वेंचर नहीं चलाती, आतंक से सीधा ताल्लुक है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी मानने को तैयार नहीं होती है सर। और चतुर्वेदी सर जी, कोई हमें नहीं नुकसान हो रहा है, नुकसान उन्हीं को हो रहा है। आज जो वो अपने इलाके में देख रहे हैं, जो बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान और इन इलाकों में हो रहा है, उसी का नतीजा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नुकसान खुद को भी झेलना पड़ेगा। अगर सांप पाले हैं बेड़े में तो उन्हें भी काटेंगे। चतुर्वेदी सर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा, ठीक है सर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती हैं ऐसे वक्त में जब भारत लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है और यहाँ पर अगर इन हमास आतंकियों का साथ लेने की कोशिश की जाती है, जिस तरह की पहले भी इनपुट्स मिले थे कि अफगानिस्तान से भी कुछ पाकिस्तान के ऐसे आतंकी जो ट्रेनिंग वहां पर ले रहे हैं उन्हें बुलाया जाएगा, तो सेना की मदद क्या अब इस तरह के आतंकी करेंगे? देखिए, जितना अभी तक प्रतीत हो रहा है, जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। बहुत से लोगों ने सेना से जो है इस्तीफा देना की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी ये समझ रहे हैं कि हम देश के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो सेना है, जो उसके सैनिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हम अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम कुछ चुनिंदा लोगों के अपने मंसूबों के लिए लड़ रहे हैं। सैनिक कभी किसी मंसूबे के लिए नहीं लड़ता, वो अपने देश के लिए लड़ता है, चाहे वो कहीं का। और अगर पाकिस्तान में जो सैनिक हैं, अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा है, इसके से उनको एक उनके मन में ये भाव है, तो तभी तो आज वो लोग जो है कहीं ना कहीं रिजाइन करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं या लड़ना नहीं चाहते हैं उस तरीके से जैसे वो पहले लड़े हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मुझे लगता है वहां की जनता को भी कहीं ना कहीं एहसास होगा कि जो यहाँ की आईएसआई है और जो उनकी आर्मी है, उसका खामियाजा वहां के लोग जो वहां रहते हैं वो उठा रहे हैं। क्योंकि जो आर्मी चीफ हैं वहां पे रहते हैं, वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए फैसले करते हैं और जो पॉलिसीज बनाते हैं उसका फायदा कुछ चुनिंदा लोगों को पाकिस्तान में मिलता है, बाकी जो आवाम है वहां की उसको उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं, और जो मैं समझता हूं जो एक हर एक मुसलमान है वो ये सोचता होगा कि एक देश की कुछ करतूतों की वजह से पूरे विश्व में मुसलमानों को जो है एक नजरिए से देखा जाने लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसा कर रहे हैं और पूरे विश्व में मुसलमानों की छवि और इस्लाम की छवि को गिरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी मुस्लिम देशों को भी ये समझना है कि हमें एक ऐसे देश, ऐसी व्यवस्था के साथ खड़े होना है जो पूरे विश्व में इस्लाम और मुसलमानों की जो छवि है उसको गिरा रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उस पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे साथ मेहरान मारी जी भी जुड़े हैं, बलूच नेता है। मेहरान मारी जी, देखिए जिस तरह से अब पीओके में एक्टिविटीज दिख रही हैं, लगातार हमारी चर्चा आज इसी को लेकर है। आखिर पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हम आतंकियों को समर्थन नहीं करते, इतने आतंकी यहाँ पर किस तरह से पहुंच जाते हैं, क्या पाकिस्तान नहीं देख रहा है इस बात को? जी देखें, मुझे काफी बातों पे इतराज है। सबसे पहले जब ये नासूर का मुल्क बना पाकिस्तान, इस नाम पे सबको इतराज होना चाहिए था। इसने पाकिस्तान नाम कैसे चुना? किस खाते में ये पाकिस्तान है? ये तो गौरों ने हिंदुस्तान तोड़ के एक हिंदुस्तान का कचरा एक साइड पे करके एक मुल्क बनाया। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना गलत बात है। ये नफरत का संग मील रखा हुआ है कि हिंदुस्तान इज नॉट प्योर और ये प्योरिस्तान बन गया पाकिस्तान। ये पहला बात। ये तो नफरत के बुनियाद पे मुल्क बना है, दहशतगर्दी के बुनियाद पे ये मुल्क बना है। जब से ये बना है जिसने दहशतगर्दी फैलाया, और इस्लाम और पाकिस्तान तक का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। पता नहीं कहां से लोग बना देते हैं कि इस्लाम
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसने बोला जी ये बात? ये मुसलमानों को शर्म आना चाहिए, उनको इतराज करना चाहिए। उलमा सारे बैठे इतने मूछे हटा के, इतने इतने दाढ़ियों के साथ, इनको शर्म नहीं आता है कि पाकिस्तान के 2 नंबर के लोग अपने को मुसलमान बोलते हैं। दहशतगर्दी जी इनके डीएनए में है। ये पैसा कमाते हैं दहशतगर्दी से, इंस्टीट्यूशनलाइज जिहादिज्म बोले, टेररिज्म इनके सिस्टम है। आर्मी मुल्क को चलाता है, आर्मी चीफ सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा 2 नंबर का जिहादी है। ज़िया-उल-हक के वक्त स्टार्ट हुआ, ये आसिफ मुनीर भी ज़िया-उल-हक का ही बछड़ा है, उसके ही सेम नक्शो कदम पे चलता है। तो जिस मुल्क का फौज मुल्क को चलाता है और उसके डीएनए में नफरत और दहशतगर्दी है, आप तवक्को क्या रखते हैं? जब से तालिबान आए वापस अफगानिस्तान में, इंडिया बहुत खुश हो गया कि पाकिस्तान चुप हो गया, उसने दहशतगर्दी छोड़ दिया। जैसे वो हिलरी क्लिंटन ने कहा था, सांप आपके नेबरहुड में, इसका सर कुचलना है आपको। आप खुश हो गए कि पाकिस्तान चुप हो गया, हमारा तो वो सर कुचल रहा है, हमको तो मार रहा है 5 सालों से। आप लोग देख रहे, हिंदुस्तान भी चुप है, सब चुप है, सब खुश हैं कि उन्होंने कश्मीर से हाथ हटा दिया। जो अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, पाकिस्तान जी अपने बोलते चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, दहशतगर्दी से पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा। उसने रीग्रुप किया अपने को, अफगानिस्तान से जिहादियों को बुलाया, अभी फिर से चढ़ाई करेगा हिंदुस्तान पे। तो इस दफा आपको प्रोएक्टिव होना है, पाकिस्तान के साथ उस बोली में डील करना है जो इनके समझ में आता है। बिल्कुल हुज़ैफा रहमान जी, तो ये देखिए कि आपके जो प्रधानमंत्री है वो ये कहते हैं कि भारत से बात करने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो मूवमेंट्स दिख रही हैं आतंकियों की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीओके में अगर आप देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे हमास के आतंकी क्या कर रहे हैं, और क्या आपकी जो बात है शांतिपूर्ण वार्ता की, उसे ये समर्थन कर रहे हैं, यानी आप तो सीधे तौर पर एक और आतंकी घटना की तैयारी कर रहे हैं। की बात बड़े गौर से और बड़ी तफसील से सुनिए। मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है? अगर अपने प्रोड्यूसर को आप कह दें तो इसको ज़रा सही कर ले। जी हम कह रहे हैं उन्हें। रहमान जी आप अपनी बात रखिए। जी जी, और आपके तीनों मेहमानों ने जो गुफ्तगू की है, मैंने उसको भी बड़ी तफसील से सुना है। अब प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि आप मुझे पूरा मौका दें ताकि मैं आपकी भी गुफ्तगू और तीनों बाकी जो मेहमान हैं उनकी भी गुफ्तगू का प्रॉपर जवाब दे सकूँ। जिस तरह मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं तवक्को करूंगा कि मुझे वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, तभी हेल्दी डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि हमने ज़ाहिर अपने व्यूअर्स को कॉल कर रहे हैं, आपने अपने व्यूअर्स को, मैंने अपने व्यूअर्स को, आपस में कोई जंगो जदल नहीं बनानी इस टॉक शो के तवस्सुस से। जिस तरह की ज़बान अभी मुझसे पहले जो हमारे साथी थे उन्होंने इस्तेमाल की, मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस तरह की ज़बान किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान काम बदतमीज़ी होता है और सबसे मुश्किल काम शाइस्तगी होता है। अगर आप बदतमीज़ी करना चाहें तो 1 मिनट लगेगा मुझे कि गाली का जवाब गाली से, बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से मैं दे दूँ, लेकिन दलील से बात करना, शाइस्तगी से बात करना इंतहाई मुश्किल काम होता है और इंतहाई सब्र से करना पड़ता है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं शाइस्तगी के साथ अपने मनसब का भी ज़रा भरम बरकरार रखूं और आपके चैनल का तशख़्ख़ुस भी बरकरार रखूं। कई अरब रहमान जी आप अपनी बात रखिए। देखिए हाँ, आप ये जो एथिक्स आप सिखा रहे हैं ना, डिक्टेट मी के बोलिए बोलिए। मैं एथिक्स नहीं सिखा रहा, मैं अपनी बात का जरा बना रहा हूँ। अगर आप इस तरह करेंगी तो मैं वैसे मैं खामोश नहीं। रहमान जी आप अपनी बात रखिए ना, बोलने का मौका देते हैं आप। नहीं, पूरा मौका आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात रखिए। अब नहीं, आप बीच में बोल रही हैं, आपकी गुफ्तगू में एक दफा भी नहीं बोली। आपने एक बार भी ऐसी अपनी बात रखी नहीं अभी तक। आप सिर्फ मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बोलिए, सही से बोलिए, आपके लिए कोई कुछ कह नहीं रहा है। आप अपनी बात रखिए रहमान जी। आपकी तसल्ली और तशफ़ी कराऊंगा, आप मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर जवाब ना दूं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक तो आप बोलिए। आप सारी गुफ्तगू मुझे लौटाइएगा। पहले चला रही हैं पिछले 10 मिनट से, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आया कि वीडियो पाकिस्तान की है कि आया कि वीडियो अब की है। आपने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आपके एक रिपोर्टर से आपने बीपर लिया, मैं उस लाइन पर मौजूद था, 7 मिनट उसने इस पे ऊपर एक भाषण आपको दिया। आपके एक मेहमान ने कहा कि पाकिस्तान जो है, उस बहरहाल जो ज़बान इस्तेमाल की मैं उसको रिपीट ही नहीं करना चाहता क्योंकि ज़रा फिर तलखी बढ़ेगी। आपके एक गेस्ट ने कहा कि जी पाकिस्तान से पाकिस्तान की ज़बान में बात करनी चाहिए। तो हमने तो आपको कभी कहा ही नहीं कि आप हमसे हमारी ज़बान में बात ना करें। आपने की हमारी ज़बान में जब बात करने की कोशिश, तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ी। आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि आपने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो आपके 2 हथियारे हमने गिराए। इस बात को आप निगेट नहीं कर सकते कि आपका पायलट हमने गिरफ्तार किया और फिर दोस्ताना माहौल को बरकरार रखने के लिए आपको वापस किया। इस बात को आप निगेट नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से भारत जो कर रहा है, कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को मारना हो, कनाडा दुनिया की मानवीय जमहूरियत है, उन्होंने कहा कि भारत स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी कर रहा है। बलूचिस्तान में भारत जो इंसर्जेंसीज कर रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है,
उसके सारे सबूत हमने आपको दिए। इवन कि आपका हमने हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस अफसर कुलभूषण, उसको आपने एडमिट किया, माना कि हमारा ये अफसर था, बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ, हमने फिर वो आपको वापस कर दिया। तो मकसद कहने का ये है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी आप बिल्कुल ना समझें। अगर कोई नहीं, आप समझता है अमन कि की अमन ख्वाहिश कैसे हमारी रखते हैं सर, कमजोरी ये है, समझा दीजिए रहमान जी, सर। अमन जी, मैं कैसे बता रहा रखना हूं चाहते हैं आप? आपके जी, जो मिलिट्री चीफ मैं हैं अपनी बात आपको देखें, वो हिंदुओं के प्रति जहर उगल रहे हैं और आप कह रहे हैं आप अमन की बात करना चाहते हैं। जी, मैं अब मुकम्मल करने देना जी, मैंने बात आपकी ले ली। देखिए, बात है कि आपके जितने मेहमानों ने जो गुफ्तगू की वो सारी एजम्पशन बेस की, इल्जामात बेस की, आतंकवादी कह दिया। मुझे ये बताएं कि पहलगाम का जो अटैक हुआ है वो भी आपको जी, एजम्पशंस लग रहा है क्या? जी जी, बताइए ना। मूसा जो है जो पाकिस्तान के आर्मी में था वो भी एजम्पशन लग रहा है आपको? कौन सा तरीकाकार है जी, दुनिया में ऐसा कौन सा तरीकाकार है कि वकूए के 10 मिनट बाद आप कहें जी हमसे मुल्क ने किया है? कोर कमांडर अपना आप लोग हटा रहे हैं, एयर चीफ अपना बर्तरफ आप किसी भी बात को मानने से इनकार कर देंगे तो क्या वो बात होगी नहीं? नस्ल कुशी असम्पशन है, सब कुछ एजम्पशंस है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो एजम्पशंस है। इंटेलिजेंस तालिबान में जो हो रहा है वो भी शायद आपको लगता है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकड़े हैं। हवाले किया। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने कब कहा कि भारत में अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो ठीक हुआ है? हम उसे स्टेट लेवल के ऊपर कंडेम कर रहे हैं। तकलीफ कहां पर होती है, गुस्सा कहां पर आता है, इख्तलाफ कहां पर होता है? जब आप उसका इल्जाम हम पे धर देते हैं। रहमान जी, इन्फिल्ट्रेशन कहां से होती है? पाकिस्तान से ही होती है ना, रास्ता पाकिस्तान से ही जाता है ना। नहीं बताइए 400 कहां से किलोमीटर घुसपैठी होती है? 400 किलोमीटर अंदर आ गया और आपको पता ही नहीं, फिर तो 200 किलोमीटर लगते हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते, फिर तो हम दिल्ली भी आ जाएंगे। को खुदा का खौफ करें, कोई फैक्चुअल बेस बात किया करें, कम से कम आप इसी तहकीकात कराएं, कोई एविडेंसेस दें, एविडेंसेस आ चुके हैं, एविडेंसेस आ चुके हैं। आईए की टीम ने बता दिया है कि पाकिस्तानी सेना का हाथ इसमें है, वो आपको दे भी दिए जाएंगे तो आप मानेंगे नहीं। यही तो पाकिस्तान की बात है। सारे फेक एविडेंसेस हैं, पूरी दुनिया ये बात जानती है। ये सारा एक प्लांटेड ऑपरेशन था। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ये चाहती है कि भारत के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है, इस इख्तलाफ और इस जंग की फिजा बनाकर अपनी पॉपुलैरिटी को वो रीगेन करना चाहता है। पूरी दुनिया में वो दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के कभी किसी बता दीजिए आपको अमेरिका ने बैन क्यों कर दिया है? सपोर्ट नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी कर रहा है। इसने नहीं, आप ये बताइए आपको अमेरिका बैन क्यों कर रहा है? और मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। भारत को एक काम बहुत बड़ा एटमी मुल्क है, वो बहुत बड़ा एटमी मुल्क है, वो सबको पता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। ख्वाहिशों की कमजोरी समझेगा तो फिर आप रहमान जी की बात मैं अच्छी तरीके से सुन रहा था। ठीक है रहमान जी, आप धमकी दे रहे हैं। मैं बात सुन रहा था, इनकी मजबूरी है। मंत्री वहाँ का अवश्य है, लेकिन इनकी मजबूरी है। तो ये बात रहमान साहब को मालूम है कि पाकिस्तान 1956-58 ऑनवर्ड से ही ये आर्मी के कंट्रोल में रहा है। कई अच्छे आर्मी जनरल भी रहे। इनके जो प्रोजेक्ट चीफ है वो पता किसकी भाषा बोल रहे थे? ये जिन्ना की भाषा बोल रहे थे। जो जिन्ना ने जबकि पाकिस्तान बंटवारे का अभी शुरुआत नहीं हुई थी तभी, लेकिन जब उन्हें पाकिस्तान मिल गया कि पाकिस्तान अलग हो रहा है तो जिन्ना ने अपने जो वक्तव्य वो वापस ले लिए थे। तो ये अपने आप को मुनीर अपने आप को जिन्ना से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से फेल हुए हैं हर क्षेत्र पर, हर क्षेत्र में फेल हुए हैं, उसका ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक्टिविटी कराई। अब देखिए ये मंत्री रहमान साहब से पूछ रहा हूँ कि इनकी दादी और अपने नानी से पूछेंगी कि इनकी सहेलियां रही होंगी बांग्लादेश में 1971, इसी पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया होगा। तो पाकिस्तान आर्मी उसी की कैपेबल है, नहीं तो 48 में, 65 में, 71 में, कारगिल में कभी भी नहीं हारी होगी। आप अपने आर्मी पर ये गर्व रखना चाहिए कि क्या उनकी काबिलियत है और क्या करना चाहते हैं। आपका सरदर्द सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है, आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए जनरलों का ट्रेनिंग अलग होती है, वो देश की रक्षा के लिए ट्रेनिंग किए जाते हैं, देश को चलाने के लिए नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप का आप लोगों का विजन अलग होता है, आप आवाम का ध्यान रखना चाहते हैं, देश का ध्यान रखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती है। अभी देखिए सारा कुछ तो आपके पास है, आपकी आर्थिक स्थिति का कमजोर होने का मुख्य कारण आदमी है। हमारा कोई जनरल अपने आदमी, बाजवा साहब ने क्या किया, सारा पैसा लेके भाग गया इंग्लैंड। अब कहां से पैसा उनके पास आया? अब इनकी फैमिली बाहर रखने के लिए कहां से पैसा आ रहा है? हमारे जनरल तो हम बाहर एक बार जाने के लिए सोचते हैं,
हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो इनका अपनी आर्मी को समझिए 1956 ऑनवर्ड से ही जब से कंट्रोल किया है, एक मूल उद्देश्य रहा है अपने आप को राजा समझना, कंट्रोल करना, लड़ना आता नहीं है। खाली जो 71 में किया था उस वर्ड को तो मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। वहां की अपने देश की ईस्ट बंगाल था उस समय, ईस्ट पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान की औरतों के साथ क्या किया था वो आपकी आर्मी ने किया था, आप लोगों ने सोचा नहीं। अगर आर्मी होती तो लास्ट बुलेट तक लड़ती है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए बिकॉज को लड़ना नहीं आता था। 71 में कहीं पर भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इस तरह हाथ खड़ा करके सरेंडर कर दिया है। आर्मी का तो मेन मकसद होता है लड़ना, जब तक बुलेट है तब तक लड़ेंगे। तो ये लोग ऐसे निकब्बू बन गए हैं बिल्कुल ही, खाली पैसा खा खा के और पैसा आपको ट्रांसफर करके। इसका मैं रिस्पॉन्सिबल आपकी आवाम है और की पॉलिटिकल लीडरशिप है। आपको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा। ये जनरल जो ऊपर अपर एचेलॉन है आर्मी को, उसको खत्म करना पड़ेगा। अब देखिए मोराल इतना लो है, आपकी मोराल इतना लो है कि लोअर एचेलॉन को आप तंग कर रहे हो और ऊपर वाले को कर रहे हो, तो कैसे लड़ेंगे? आर्मी गन से नहीं लड़ती है, आर्मी मनोबल से लड़ती है। बिल्कुल जी तिवारी सर, यहाँ पर आपसे एक वीडियो की हम पुछता समझना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि पीओके का ही वीडियो है जहां पर हम हमास के आतंकियों को देख रहे हैं। काफी तादाद में आतंकी पीओके में घूम रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या इनके पास कोई ऐसा इनपुट है कि इन्हें कुछ ऐसा बड़ा हंगामा या कुछ बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देना है? क्या ये कार्रवाई कर सकते हैं? जी तिवारी सर, आपसे आप करें। हाँ देखिए, ये जो आतंकवादी है पाकिस्तान के, मैं कहना चाहूंगा ये आतंकवादी ये पाकिस्तान आर्मी के एक्सटेंशन काउंटर। तिवारी सर आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनआईए की जांच जारी है। तो एनआईए डीजी ने जांच अधिकारियों से मुलाकात की है। मीटिंग में 2 डीआईजी 2 एसपी के अधिकारी मौजूद रहे। श्रीनगर में जारी है एनआईए की मीटिंग। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मीटिंग में 2 डीआईजी 2 एसपी के अधिकारी मौजूद है। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच जारी है। एनआईए डीजी ने जांच अधिकारियों से मुलाकात की है। मीटिंग में 2 डीआईजी और 2 एसपी के अधिकारी मौजूद है। श्रीनगर में जारी है एनआईए की मीटिंग। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन से। रमन, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसकी जांच लगातार एनआईए कर रही है। और कल ही एनआईए की डीजी जो हैं वो बाइसरन घाटी में पहुंचे थे। करीबन 3.5 घंटे का समय उन्होंने वहां गुजारा था और उसके बाद एक एक पहलू पर जो है वो बारीकी से जो गंभीरता के साथ उन्होंने जांच पड़ताल की थी। और आज उनके श्रीनगर दौरे का दूसरा दिन है। आज भी उनकी मीटिंग जो है वो एनआईए के अधिकारियों के साथ लगातार जारी है। एक आईजी रैंक के अधिकारी, एक डीआईजी रैंक के अधिकारी और 2 एसएसपी रैंक के अधिकारी जो इस पूरी बाइसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जाँच में लगे हुए हैं। तो पूरी डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। जिस तरीके से अभी हमारे जो सहयोगी है रजनीश ने पूरा खुलासा किया था कि जो प्रारंभिक जांच एनआईए की आई है उसमें क्या क्या कुछ खुलासे जो हैं हुए हैं, किस तरीके से आईएसआई के कहने पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, लश्कर ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और जिसमें हासिम मूसा के साथ साथ में अबू ताला जो है उसका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि बेताब वैली का जो एक वीडियो जो पुणे के एक टूरिस्ट ने बनाया था, अपनी बेटी का रील बना रहे थे, उसमें 2 आतंकी दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक जो है मूसा है और दूसरा अबू ताला है। ये दोनों आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी हैं। इनके कंधे पर ही जो है इस आतंकी घटना को अंजाम देने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो आईएसआई की तरफ से दी गई थी। और बाकायदा किस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर पीओके तक इसकी साजिश रची गई, इसका खुलासा पहले ही इंडिया डेली जो है वो कर चुका है। तो जांच जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर दिन जांच में नए नए खुलासे जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। ओजीडब्ल्यू का जो नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है उस पर बहुत गंभीरता के साथ जो है वो पॉइंट किए गए हैं। करीबन 150 ओजीडब्ल्यू ऐसे हैं जिनके बयान जो है बिल्कुल कार्रवाई जारी। रमन, ओजीडब्ल्यू के ऊपर एनआईए भी लगातार सबूत जुटा रही है। सबूत मिल भी गए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तिवारी सर, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रही थी। पीओके में जो ये हमास के आतंकियों की एक्टिविटी दिख रही है, इसके क्या संकेत है? देखिए, एक संकेत तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपना ये आर्मी लेके जा नहीं पा रहे हैं। उनकी आवाम की आवाज बंद करने के लिए, उनका मोराल जो सड़क पे आना चाहते हैं उनके खिलाफ, उनको थोड़ा बंद करने के लिए ये टेम्पररी इफेक्ट करेंगे। ये उनको दौड़ा करा रहे हैं ताकि वहां की आवाम को थोड़ा डरा सके, बिकॉज उनकी आर्मी की हिम्मत नहीं है कि वहां जाके इस तरीके से अपना फ्लैग मार्च करे। तो इनका फायदा उठा रहे हैं। और ये जो भी जितने भी टेररिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पाकिस्तान में, ये सब आर्मी के एक्सटेंशन काउंटर्स हैं। मैं
जो भी हारी समाज है वो सब आर्मी के जनरल रहेंगे किसी टाइम में, उनकी उसी तरह से पक्ष मिलती होगी, ऐसी पे मिलती होगी। ये बटालियन ना रेज करके ये आतंकवादी की एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं जो एक बटालियन के बराबर है। काम उनका वही है, पैसा उनका आर्मी फंड, नेशनल फंड से ही आता है, सब कुछ वही करते हैं, और जो आर्मी जनरल चाहते हैं वही करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। लेकिन टेररिस्ट जहां होते हैं इन्वॉल्व, उनमें थोड़ा सा एक परेशानी होती है, वो बिकॉज इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। अब इन्होंने टारगेट कुछ और दिया होगा एट रैंडम मारने के लिए, लेकिन उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम आइडेंटिफाई करके अपनी तरफ इनिशिएटिव लेके उनके अटैक को कमजोर कर दिया और भारत की एक भावना उठा दी, जहां पे अपोजिशन पार्टी भी साथ आ गई। जी बिल्कुल। और तिवारी सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। माथुर सर बिल्कुल यहाँ पर ये बात समझने योग्य है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, हमने देखा पीओके में जब यहाँ पर टैंक डिप्लॉय किए जा रहे थे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो यहाँ के लोगों ने विरोध दर्ज करा दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और शायद यही वजह है कि अब पीओके में जो वहां की आवाम है उसमें दहशतगर्दी फैलाना इनका उद्देश्य है। गीतू देखिए, मैं आपका ध्यान पिछले कुछ समय में 2-3 वाकयात बातें हुई हैं उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा और फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये उन्होंने एक्नॉलेज किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की पूरी छूट है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था वही प्रकार का एक्शन लेना है, पहला प्रकरण। दूसरा ये कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा और उन्होंने माना कि जो कश्मीर में हुआ है वो भारत में हुआ है, वो भारत के साथ है, पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। देखिए, हमेशा ये मानी जब भी हुई बात है कि जो भी विश्व समुदाय है वो टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा होता है, टेररिज्म एनेबलर्स के साथ खड़ा नहीं होता है, टेररिज्म के जो इनके ऊपर टेररिज्म हुआ है उनके साथ खड़ा होता है। आज पाकिस्तान पूरी तरह से टेररिस्टों के गिरफ्त में है। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका दर्शकों को शायद पता हो, फिर बता। पाकिस्तान में सन 47 से लेकर के अगर 2 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को हटा दिया जाए तो कुल 15 आर्मी चीफ्स हुए हैं, जबकि भारतवर्ष में 32 आर्मी चीफ हो चुके हैं। उसके मैं वजह बताता हूं कि हर व्यक्ति जो आर्मी का चीफ बनता है वो देश पर कंट्रोल करना चाहता है और वो किसी ना किसी तरीके से अपना टेन्योर बढ़वा लेता है। कोई देख लीजिए, बाजवा साहब ने भी 3 साल बढ़वाया, कोई कायदा नहीं है ऐसा। तो हर एक या फिर मुशर्रफ की तरह, अयूब खान की तरह, इन लोगों की तरह वो देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब मुनीर साहब की भी वही समस्या है। मुनीर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वो पहली बात अपना टेन्योर बढ़ाएं, दूसरी बात पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करें। आज पाकिस्तान में है क्या? जो ऑपोजिशन है वो जेल में बंद है सारा, और बाकी जो है वो उनके हाथ की कठपुतली हैं। हर जगह आतंकवादी अपनी भाषा बोल रहा है, आतंकवाद का सारा काम वहां पर चल रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इसमें आसिम मुनीर के पर्सनल एजेंडा और आसिम मुनीर के आर्मी के एजेंडा का पूरा आपको असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देश की कोई बात नहीं है। एक मिनट जीतू, 1 मोर मिनट प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, पीओजेके में उनकी कोई रिट नहीं बची है। ये मैं आप समझ लें, कुछ भी वो कहते रहे, अभी बैठे हैं उनके मंत्री महोदय बता देंगे। और वो रिट नहीं होने की वजह यही है कि पीओजेके के लोग नहीं चाहते कि कोई बाहर का आतंकवादी आकर के भी वहां पर उनका करे। और उनका अब जो मानना है वो ये है कि जो आतंकवादी पंजाब से आ रहा है और जो आतंकवादी बाहर से आ रहा है वो मिलकर के उनको तबाह करेंगे। जितना पानी हमारा जाता था वो पीओजेके में जाने के बजाय आगे निकल जाता था। वो गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्से का पानी भी पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आज अब पीओजेके के लोग समझ रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट। ये जो कसूरी साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल के साथ गुलाब की माला लेकर के उनका स्वागत किया गया है, उन्होंने ये कहा था इस अटैक से पहले कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर। तो ये बात जो है ये पाकिस्तान की, अरे ये कहां गया, मेरी आवाज आ रही है जीतू? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, तो ये जो बात है ये इस बात का बिल्कुल साफ इंडिकेटर है। ये जो एक्ट हुआ है भारतवर्ष में वो कहीं पूरा 100% पाकिस्तान का हाथ है। तो अब उनको अपना जो पीओजेके है उसका सपना देखना बंद करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है।
क्योंकि अब जो कैसे आज उठेगी वो उनके टेररिस्ट मंसूबों को तबाह कर देगी। जीतू बिल्कुल। और मेहरान मारी जी, ये देखिए कि बलूचिस्तान के लोगों में भी जिस तरह की यहाँ पर खलबली मची और उसके बाद बीएलए ने जो एक्टिविटीज की है उसको मानने से पाकिस्तान मना कर देता है। यहाँ पर भी जो बलूचिस्तानी हैं उनको कभी उनका हक नहीं दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोलता है। ये पाकिस्तान कंटिन्यूड स्टेट ऑफ डिनाइल में है, वो किसी चीज को भी नहीं मानता। आपने देखा वो भाषण देने वाला कोई जवान लड़का इन्होंने भेजा हुआ है, ऐसी उर्दू बोला जो हमारे सर के ऊपर से गुजरता है। तो ऐसे नैरेटिव को टो करते हैं जिसका हकीकत से कोई कनेक्शन नहीं है। ये आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया जो 7 दिन पहले कमरे में बंद करके ओवरसीज इन्वेस्टर टैक्सी ड्राइवरों को इसने भाषण दिया, हिंदू बुरे हैं हम अच्छे हैं। उसके 7 दिन बाद कश्मीर में अटैक हुआ तो वो खुद ही फंस गया अपने कार्य में। उसने अपना ही जंप द गन, मुंह से बात निकाला। इसको तो पता था प्लान कि इंडिया में अटैक करना है। और इनका जो पाकिस्तान का अंदरूनी हालात है बहुत बुरा है आजकल। पॉपुलर लीडर जेल में बैठा है और खुद ही अंदर से खोखले हैं। चाइना अपने टैरिफ गेम में फंसा हुआ है, अमेरिका के साथ इनको भीख नहीं दे रहा है, सऊदी और इमारात इनको कुछ दे नहीं रहा है। आसिम मुनीर को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ रहा है कि वापस तवज्जो लाए और मुल्क के अंदर सर, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। हमारे संवाददाता रमन लगातार फील्ड में मौजूद है, उनके पास कोई अपडेट है? रमन जी बताइए। देखिए गीतू, मैं जो हमारे मेहमान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं रहमान साहब जो लगातार इस बात को लेकर खंडन कर रहे थे कि पीओके के अंदर हमास की एंट्री नहीं हुई है, मैं उनको कुछ जानकारी जो है वो देना चाहता हूं। पीओके के अंदर जो हमास की एंट्री है वो सिर्फ इस हमले से पहले नहीं हुई है। आपको याद होगा कि एक विजुअल हमने ब्रेक किए थे जिसमें घोड़े पर सवार होकर हमास के जो आतंकी हैं वो बहावलपुर पहुंचे थे और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी का हेडक्वार्टर है, वहां पर रेड कार्पेट जो है वेलकम उनका किया गया था। जो लगातार इस बात को लेकर खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमास के आतंकी पीओके में नहीं है, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 5 फरवरी 2025 को ही लश्कर और जैश का एक रैली जो है वो पीओके में हुई थी और इसमें हमास के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डॉक्टर खालिद अल क़वादवामी जो हैं वो उस रैली के अंदर पहुंचे थे और बाकायदा उस रैली को उन्होंने संबोधित भी किया था। तो ये किस बिना पर ये रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमास की एंट्री जो है वो नहीं हुई है? मैं आपको बता दूं, हमास या आईएसआईएस जो है वो कोई ऐसा आतंकी संगठन नहीं है जिसके लड़ाके या जिसके जो आतंकी हैं एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच है। इसकी सोच को जो अपना लेगा, चाहे वो आईएसआईएस के साथ जुड़ा हो चाहे वो हमास के साथ जुड़ा हो, जो इनका झंडा थाम लेगा, जो इनकी सोच को, जो इनकी रणनीति को अपना लेगा, वो हमास का आतंकी जो है वो माना जाएगा। और ये इतनी बड़ी तादाद में जो पीओके के अंदर आप रैली देख रहे हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे हमास से आए हुए आतंकी हैं, लेकिन जो हमास की सोच को अपना चुके हैं वो हमास के ही आतंकी हैं। और पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से हमास की रणनीति को अपनाते हुए उस आतंकी हमले को अंजाम दिया। तो हम जो बात कह रहे हैं वो तथ्यों पर कह रहे हैं, प्रूफ पर कह रहे हैं, डेट के हिसाब से कह रहे हैं। और जो हमास के आतंकी लगातार पीओके के अंदर आकर पीओके की रैलीज को संबोधित कर रहे हैं, उनके नाम तक हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के मंत्री नहीं है रहमान जो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि जितने भी गेस्ट बैठते हैं चतुर्वेदी सर वो साफ तौर पर ये मना कर देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंट करता है हमारे डिबेट शो में वो ये कहते हैं ये फेक है, भारत प्रोपेगेंडा चला रहा है और पाकिस्तान अमन चाहता है। तो ये झूठ जो है पाकिस्तान का वो बार बार वो टीवी पर आकर बोलते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो सबूत आए वो पुख्ता है, पर वो मानने से इनकार कर देते हैं। को याद रखना चाहिए ये भी स्ट्रैटेजी का तरीका है। आप देखिए कि और वो लोग करेंगे भी क्या। अब वो ये एक्सेप्ट तो कभी कर ही नहीं सकते कि भाई ये हमारी देश की सेना करवाती है या हमारे देश का आर्मी चीफ जो है वो ये चीजें करवा रहा है, तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज बड़ी गौर करने वाली है कि पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है उस पे देश की सरकार ने पैलेस्टाइन की मदद और उसके साथ जो है देश की सरकार खड़ी रही है। और हमास जो कहता है कि हम पैलेस्टाइन के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, कहीं ना कहीं आज वो भी पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है कि वो केवल एक आतंकवादी संगठन है, वो पैलेस्टाइन के लिए लड़ नहीं रहा है, क्योंकि पैलेस्टाइन का सपोर्ट तो देश की सरकार भी कर रही है। और फिर अगर वो भारत के खिलाफ उनके झंडे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लहराए जा रहे हैं और वो कोई आतंकवादी गतिविधि को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमास भी इससे पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है कि वो केवल एक आतंकवादी संगठन है, वो किसी भी तरीके से कोई आजादी के लिए पैलेस्टाइन के लिए नहीं लड़ रहा है।
और दूसरी बात यहाँ की बलूचिस्तान के मुद्दे पे मुझे लगता है कि भारत को एक पहल करनी चाहिए और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में आजादी दिलवाने में और उसको रिकॉग्नाइज करने में भारत को अहम भूमिका निभानी चाहिए। वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान पे जो कार्रवाई जिस तरीके की ज्यादती पाकिस्तान की आर्मी कर रही है वहां पे उसको एक्सपोज किया जाए और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कराया जाए। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की एक और करतूत बेनकाब हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान की एक और करतूत बेनकाब हुई है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की गंदी हरकत सामने आई। भारत से लौट रहे अपने नागरिकों को भी एंट्री नहीं दे रहा है पाकिस्तान। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी यात्रियों का वीजा रद्द कर दिया है और तुरंत देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद भारत में रह रहे हजारों पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं, लेकिन वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से गेट बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए हैं। पाकिस्तान अपने ही लोगों को वापस नहीं ले रहा है। तो कल सुबह से ही वाघा बॉर्डर पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर पर यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो गेट खोलता हुआ नहीं दिख रहा है। तिवारी सर, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? अच्छे कानून में तो क्या पीछे है, तो एक्चुअली उन्होंने बंद कर दिया। अब देखिए, अभी नाव हमें सामने आ रही कई स्थितियां कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, कितने दिनों से रह रहे थे, उनका हस्बैंड वहां पर, वाइफ कहाँ पर है, हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को हमें पता नहीं था, हमारी कमजोरी थी। इस तरीके इस बेसिस पर हमें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। फिर जिन लोगों को रोक रहे हैं उनको मालूम है कि उन्होंने अपने इंडिया से इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए उनको रोका हुआ है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि अपनी आवाम के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप कंट्रोल कर रही है। उनको कितना ध्यान है और कितना दिल में उनका प्यार है, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, अपने लोगों को तंग करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और इसके पीछे पाकिस्तान की कोई साजिश भी हो सकती है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं। माथुर सर का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। माथुर सर, क्या यहाँ पर वाकई इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई मामला हो सकता है? ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान ने अपने खबरी भेजे हो जो लगातार उन्हें इनपुट्स भेजते रहे? देखिए गीतू, कुछ भी पाकिस्तान से जब इस प्रकार की हरकत होती है तो कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि पाकिस्तान के लिए हर वो चीज या हर वो व्यक्ति या हर वो संगठन जो उनकी आर्मी के समझ से उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसको वो राइट ऑफ कर देते हैं। और यही वजह है, उनके लिए पाकिस्तान की जो आवाम है, चाहे वो भारत में रह रही है चाहे पाकिस्तान में रह रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये मैं बिल्कुल पूरे शिद्दत के साथ कह रहा हूं। जो पूर्वी पाकिस्तान में खास तौर पे इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि वो आज बांग्लादेश है, वो जब हुआ तो जब पूर्वी पाकिस्तान में हुआ तो उस समय वो पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान ने लाखों, हजारों नहीं लाखों बंगाली महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, लाखों बंगालियों को मौत के घाट उतारा। आज की तारीख में बलूचिस्तान में लगभग वैसे ही हालात हैं और वहां पर पाकिस्तान का कोई अर्थ नहीं है। वहां पर भी पाकिस्तान उसको बल प्रयोग से दबाना चाहता है और बल प्रयोग से उसको खत्म करना चाहता है। देखिए बीतू, कोई भी इंसर्जेंसी, कोई भी चीज बल प्रयोग से कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसको ठीक करने के लिए आपको उनकी बातों को सुनना पड़ता है, मांगों को देखना पड़ता है। भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में और पंजाब में और हर जगह इंसर्जेंसी से सक्सेसफुल फाइट करके और उनसे निजात पाई है। आज की तारीख में जिस प्रकार का आप देखेंगे कि अमन और चैन कश्मीर में था इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद थोड़ा बहुत उसको डेंट लगा है, वो कहीं दुनिया में नहीं हुआ। आप बिल्कुल इस बात को मान के चलें कि पाकिस्तान आर्मी के इंटरेस्ट में जो अभी इनके मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, जिस दिन असीम मुनीर को लगा कि वो रेलेवेंट नहीं है तो ही विल बी बिहाइंड द बार, ही आल्सो नोज इट। और इसी वजह से उनकी भाषा यहाँ पर नपी तुली है और वो इस प्रकार की बात करते हैं कि वहां पर उनका कोई और वो ना हो। बिल्कुल, पाकिस्तान की सोच इस वाक्य से सामने आ चुकी है कि अपने लोगों के प्रति पाकिस्तान क्या सोच रखता है। अपने ही देश के नागरिकों को अगर एंट्री नहीं दी जा रही है, उसकी सोच को बेहतर तरीके से चतुर्वेदी सर हम समझ सकते हैं। और जो देश इतना गिरा हुआ है कि अपने बाशिंदों को ही देश में नहीं रखना चाहता, तो आगे क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा कोई भी लगा लेगा। जो बिल्कुल, और आप याद करिए जब कारगिल का युद्ध हुआ था और कारगिल के युद्ध में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी जो रेगुलर आर्मी के उनके जवान और उनके ऑफिसर्स थे, उनके आई कार्ड्स के साथ उनकी बॉडीज हमने जब पाकिस्तान को वापस देनी चाहिए, तो
तो ये वो देश था जिसने अपने देश के सैनिकों की बॉडीज तक वापस नहीं ली थी, जबकि उनके आई कार्ड भी थे, उनकी पर्सनल चिट्ठियां भी थी, और पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया था कि हमें ये बॉडीज नहीं चाहिए, ये पाकिस्तानी नहीं है। तो जो देश अपने सैनिकों जो शहीद हो गए आपके फरमान पे, उनकी बॉडीज को भी वापस लेने से इनकार कर रहा था, तो आज आम नागरिकों को कहां एंट्री देगा? इसी से पाकिस्तान के आवाम को भी समझना चाहिए कि वो किस देश में रहते हैं। वो देश रहने लायक है ही नहीं, उनको छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। और या फिर जो उनके यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं मुनीर जैसे लोग, इनको खुद ही खींच के मारना चाहिए, क्योंकि ये कहीं खुद तो डूबेंगे, ये उनको भी लेके डूबेंगे किसी ना किसी दिन, और वो दिन बहुत करीब आ गया है। बिल्कुल, और ये इनकी पुरानी हरकत रही है मेहरान मारी जी, आज कोई नई बात नहीं हुई है कि अपने नागरिकों को ये अगर एंट्री नहीं दे रहे हैं, जब अपने सैनिकों का ही सम्मान नहीं कर पाए तो ये नागरिकों की क्या इज्जत करेंगे? जी, पाकिस्तान में जो फौज में भर्ती होता है वो कोई मुल्क के दिफा के लिए नहीं होता है, वो गुर्बत से होता है। जनरलों ने इतना खोखला कर दिया, खा लिया, मुल्क को लूटा हुआ है कि पंजाब से भी आते हैं, वो सारे भूखे हैं, वो नौकरी करते हैं पैसे के लिए फौज में। आपने देखा जाफर एक्सप्रेस में बलोच सरमाचारों ने इनको ऑफर दिया कि हम POW का स्टेटस देते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आपके फौजियों को 214 फौजी, आप आए प्रिजनर एक्सचेंज करें। इन्होंने 214 फौजियों को मरवा दिया अपने हाथों। ये फौजियों का इज्जत नहीं करते, ये सिविलियंस का क्या करेंगे? बॉर्डर पे इन्होंने लोगों को रोका है ह्यूमन शील्ड जैसा, इनको खौफ लगा है शायद इंडिया हमला करे, तो इसीलिए अपने साइड पे इंडियनों को रोका है कि इंडिया हमला नहीं करे, कि अपने पॉपुलेशन को नुकसान ना पहुंचे। ये बड़े मुनाफिक लोग हैं जी, आप लोगों को जानना पड़ेगा, और इस दफा इंडिया को जेन्युइनली प्रोएक्टिव होना हो। यू कैनॉट लेट देम गो बाय दिस टाइम। बहुत दफा आप लोगों ने माफ कर दिया इस सांप को, इस दफा आपको डील करना पड़ेगा, अदरवाइज हम तो 70 साल से डील कर रहे हैं इनके साथ। बलोचों के मुद्दे को, जैसे हमारे आपके दूसरे स्पीकर ने बोला, प्लीज इंडिया का फर्ज बनता है एज अ सुपर पावर ऑफ द रीजन, आप हमको एक्नॉलेज करें, हमारे मुद्दे को अपने सियासी सर्कल्स में और सोशल सर्कल्स में आप अहमियत दें। हम आपके नेबर हैं, आपको ऐसा गंदा नेबर नहीं चाहिए, आपको एक जेन्युइन अच्छा स्टेबल नेबर चाहिए, जैसे आजाद बलोचिस्तान। जी बिल्कुल। तिवारी सर क्या कहेंगे, अभी जो पूरे हालात ये बने हुए हैं, अब किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए हालात, पहले तो देखिए हमने 2 बार इन्होंने अटैक किया, 2016 में, 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक की, तो 2 साल चुप रहे। 2019 में फिर हमने बालाकोट किया, 5 साल के बाद फिर से इन्होंने 5.5 साल में कर दिया। ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हमने लिए थे डराने के लिए, वो इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा। हमें तो एक बड़े लंबे समय का जिसका असर है उस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, इसको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। शुरुआत कर दिया हमारी सरकार ने, कर दिया, पानी बंद कर दिया है। अब ये हुक्का बंद होगा जब बलूचिस्तान इनसे अलग हो जाएगा, कि बलूचिस्तान में रिसोर्सेज है उसके बल पर ये कूद रहे हैं, उसकी तो हुक्का और पानी जब दोनों बंद हो जाएंगे ठप पड़ जाएंगे। अभी जहाज ऊपर से फ्लाई करने नहीं दे रहे हैं इनको। अब जिस तरह पाकिस्तान को पूरे विश्व में आइसोलेट करना है, और बलूचिस्तान के प्रति ह्यूमन एंगल जो यूरोप वगैरह सब बॉर्डर करते हैं, तो उसको ऊपर उठाना है कि कैसे वहां पर आदमियों को ह्यूमन बींग्स को कैसे तंग किया जा रहा है, वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब जब बलूचिस्तान के साहब जो बता रहे थे, एग्री करते हैं, लेकिन भारत इस तरफ से इतने कदम में नहीं आ सकता, लेकिन उनके जो इश्यूज है उनको वर्ल्ड लेवल पे उठाया जा सकता है, बाकी दोस्तों को कन्विंस किया जा सकता है। अभी देखिए इस तरह के जो हर्षद गर्दी है, हमास को बात करी थी, हमास भी ऐसे यहाँ आए थे। हमास का देखिए, इनके जो टेररिस्ट है और इनके जो रिफ्यूजीज है, उनके इस्लामिक देश नहीं ले रहे हैं उनको, न कतार लेता है, न जॉर्डन लेता है, न बिल्कुल। और इन दहशतगर्दों की सर शायद यही सच्चाई है जिसके चलते हम कह सकते हैं अपने लोगों का नहीं सोच रहे, सिर्फ स्वार्थी हैं, अपना मतलब देखते हैं। माथुर सर 1 मिनट में ये बताइए, अब जो ये बॉर्डर पर लोग रुके हुए हैं उनका क्या होगा? देखिए इनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को झुक करके इनको अंदर अपने वापस कंट्री में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं, भारत एक सभ्य देश है, और इनको एक सभ्य तरीके से इनको जब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि इनको इनके देश पहुंचा नहीं दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था आसिफ मुनीर ने हिंदुओं के बारे में, वो प्रीएम्प्ट हो गया था। वो स्टेटमेंट एक्चुअली इस अटैक के बाद आना चाहिए था, वो 7 दिन पहले उनके मुंह से निकल गया। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वो शायद वो इसमें शामिल हैं।
एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो 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 अरब के रहने वाले लोग हैं, ये लोग वो कहीं भी इन लोगों को असल मुसलमान नहीं मानते हैं। और अगर ये भी अगर 5-6 जनरेशन को ऊपर ट्रेस करेंगे तो इनको पता पड़ेगा कि ये भी चलिए, पाकिस्तान की परत दर परत उसकी असलियत सबके सामने है। आज से नहीं, काफी सालों से है, लेकिन अब भारत को एक बड़ा एक्शन लेना होगा और उसकी करतूतों का जवाब देना होगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए